नमस्कार मित्र, कल्पना कीजिए एक ऐसे राजनीतिक मंच की जहां संवैधानिक पद के लिए दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक और है एक अनुभवी नेता जो कि आरएसएस की जड़ों से निकलकर राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचा, और दूसरे हैं एक पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने कि न्याय की तलवार से कई ऐतिहासिक फैसले दिए। यह कहानी है 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की, जहां पर एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के केवी सुदर्शन रेड्डी के बीच टक्कर है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक अप्रत्याशित मोड़ से। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूर किया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह इस्तीफा इतना चौंकाने वाला था कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और यह एक अप्रत्याशित फैसला करार दिया, जहां विपक्ष ने इसे सरकार की अंदरूनी कलह का नतीजा बताया, लेकिन कारण कुछ और थे। पूरा कारण जानने के लिए देखिए मेरा विश्लेषण वीडियो। धनखड़ तो गए, अब किसका नंबर। लेकिन यहां पर तीन प्रश्न खड़े होते हैं। पहला कि उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, दूसरा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार कौन कौन है, और तीसरा इसमें से जीतेगा कौन। जानने के लिए मुझसे जुड़िए और देखिए मेरा विश्लेषण वीडियो। उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई साधारण वोटिंग नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक खेल है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के तहत होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा सांसद भाग लेते हैं, जिसे कि चुनावी कॉलेज कहते हैं, और इसमें चुने गए सांसद और नामित सांसद जो कि राज्यसभा के भी होते हैं वह भी वोट डाल सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नामांकन से। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्ताव और 20 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 है और जांच 2022 को होगी, और 25 अगस्त तक संभव है। मतदान 9 सितंबर 2025 को संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन असली रोमांच है मतदान की पद्धति, और यह पद्धति है एकल हस्तांतरण मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली, जहां सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार को क्रमबद्ध वोट दे सकते हैं। और कुल 782 सांसद, जिसमें लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 240 मतदान करेंगे, और जीत के लिए 392 वोटों का बहुमत चाहिए। यदि पहली गिनती में कोई बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरी वरीयता पाने वाले व्यक्ति को वह वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि यह पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता है। इसको रणनीतिक गणित बताया गया, जहां एनडीए को 422 सांसदों की ताकत राधाकृष्णन को मजबूत बनाती है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास मात्र 341 सांसद हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कोई ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस इस कहानी में है। 48 सांसद किसी भी गठबंधन में नहीं है, जो कि इस कहानी में नायक और खलनायक दोनों साबित हो सकते हैं। जीतने वाले के लिए नायक साबित हो सकते हैं और हारने वाले के लिए खलनायक साबित हो सकते हैं, और यही कहानी का ट्विस्ट है। आप लोग तैयार रहिए। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए ने 17 अगस्त को भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई, और इंडिया गठबंधन ने 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की, जहां पर सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बन गई। लेकिन विपक्ष ने इसके पहले डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा को उम्मीदवार बनाने का विचार किया, लेकिन अंत में सुदर्शन रेड्डी चुने गए। एनडीए ने भी विपक्ष से समर्थन मांगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक अलग उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। 19 अगस्त को एनडीए संसदीय दल के बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के एक स्वयंसेवक से राज्यपाल तक की यात्रा कैसी रही, आइए जानते हैं। कहानी के पहले नायक हैं चंद्रपुरम पोनसामी राधाकृष्णन, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1997 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। यह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन की जिंदगी की शुरुआत खेल से हुई। वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस के चैंपियन थे, लेकिन 16 साल की उम्र में ही वह आरएसएस से जुड़ गए, जो कि उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव बनती है। और उन्होंने वीओ चिदम्बरम कॉलेज और थीथुकुडी से बीबीए की डिग्री ली, और 1974 में जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने, और 1980 में भाजपा के गठन के बाद वे अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी बने। उनकी राजनीतिक उड़ान 1998 में शुरू हुई,
जब वे कोयम्बटूर के लोकसभा सांसद चुने गए, डीएमके के उम्मीदवार को हरा दिया और 1999 में फिर जीतते हैं और सीपीआई को मात देते हैं। लेकिन 2004 में, 2014 में और 2019 में उनको हार मिलती है। वे तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष बने 2003 से 2006 तक, जिसमें उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली, नदियों को जोड़ने, छुआछूत को खत्म करने और आतंकवाद के विरोध पर जोर दिया। 2016 से 2020 तक कोच्चि स्थित कायर बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने इतना गजब का काम किया कि भारत से नारियल रेशे का निर्यात 2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2023 से झारखंड, तेलंगाना, पांडिचेरी के राज्यपाल बने और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले दक्षिण भारतीय नेता को बताया, जो कि तमिलनाडु के भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। 2004 में वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर उन्होंने आपदा राहत पर भाषण दिया। 2020 से 2022 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल प्रभारी थे और 2025 में एनडीए ने उन्हें अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है, क्योंकि उनकी छवि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली है। और उनको उपराष्ट्रपति चुनने का सबसे बड़ा कारण तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव। बीजेपी बहुत सालों से तमिलनाडु में अपना बेस खड़ा करना चाहती है और इसको देखते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए एक दक्षिण भारतीय को चुना। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी की राजनीति। तमिलनाडु में ओबीसी की आबादी लगभग 50% है और इसको भी ध्यान में रखकर गए। तीसरा, आरएसएस से जुड़े होने के कारण इनको वरीयता दी गई है। और इनके विपक्ष में कौन खड़ा है, वह भी गजब का व्यक्तित्व है। जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसके बाद आते हैं इनके विपक्षी उम्मीदवार के बारे में जानते हैं। वह तो न्यायमूर्ति की मिसाल है और नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। न्याय की मिसाल से राजनीतिक मैदान तक की कहानी के दूसरे नायक हैं बालाकृष्णन सुदर्शन रेड्डी, जिनका कि जन्म 8 जुलाई 1946 को अकुला मायालाराम गांव और रंगारेड्डी जिले, जो कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश में और अब तेलंगाना में है, एक कृषक परिवार में हुआ। उनकी जीवन यात्रा शिक्षा व न्याय से भरी हुई है। 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली और इसी साल आंध्र प्रदेश में वो वकील बन गए। उनकी प्रैक्टिस हैदराबाद से शुरू हुई और वे जल्दी ही न्याय सीढ़ियां चढ़ते हुए वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कि बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले दिए। वे आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के जज बने, फिर मुख्य न्यायाधीश और 2008 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी। रिटायरमेंट के बाद वो गोवा के लोकायुक्त बने और उनके फैसले प्रगतिशील थे। उन्होंने लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्य व न्याय की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने राजनीति को न्यायपालिका से दूर रखने वाले जज बताया जाता है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने उन्हें SIIPC के सर्वेक्षण की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष बनाया, जहां उन्होंने 300 पेज की रिपोर्ट दी। सर्वे को वैज्ञानिक व विश्वसनीय करार दिया गया और उनकी उम्मीदवारी को विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बताया गया, जहां वो एनडीए के क्षेत्रीय दलों जैसे टीडीपी पर दबाव बनाने के लिए चुने गए। और यहीं पर पूरी राजनीति का खेल है। टीडीपी जिधर जाएगा उपराष्ट्रपति उसी का बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई करार दिया। और इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार श्रेष्ठ है, अच्छा है, आप सोच सकते हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं और इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार सबसे अच्छा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है, जो कि बहुमत से 31 ज्यादा है, और इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद का, जो कि लगभग 79 सांसदों की संख्या से कम है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि 48 सांसद किसी भी गठबंधन में नहीं है। यह सांसद किस तरफ जाते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा और यही तय करेगा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए जानता है कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी एकता को साबित करने के लिए हार को जानते हुए भी अपना बेस्ट कैंडिडेट मैदान में उतारा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आपको क्या लगता है? लेकिन मन में एक कसक है, यह भी तो एक महज रबर स्टैंप ही है। यह चुनाव महज वोटों का खेल नहीं है, बल्कि वैचारिक संघर्ष है। विपक्ष की बैठकें, एनडीए की रणनीति और क्षेत्रीय समीकरणों का जिक्र है। जैसा कि तेलंगाना से सुदर्शन रेड्डी का चयन टीडीपी को दुविधा में डाल सकता है। एक्स पर इसकी चर्चा जोरों पर है, जहां पर लोग इसे हाई वोल्टेज फाइट बता रहे हैं। एनडीए की संख्या बल मजबूत है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र की परीक्षा मान रहे हैं। 9 सितंबर को मतदान होगा और तब पता चलेगा कि इस गाथा का नायक कौन बनेगा। उपराष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए होता है और वे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं।
यह कहानी भारत की राजनीति की नई दिशा को तय करेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। धन्यवाद।